हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया प्रारंभ किए थे, तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न हो जाएगा 11 से हम लोग शुरुआत करेंगे। और हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं खास करके मॉडर्न इंडिया के लिए, आपको पता होगा जीएस में इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू है। और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इतिहास है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन में। और जो 40 नंबर का जीएस पूछा जाता है वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। और पीआरटी के लिए जो 1 to 5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, हम लोग इस सेशन को शुरुआत करें, है ना। और इसे कंप्लीट करने के लिए, जैसे आपको लगता होगा कि हम एमसीक्यू सिर्फ कर लेंगे तो हम इस बार 4.0 में कंप्लीट कर जाएंगे, तो आपको हम बता दें आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर आए, आपका कट ऑफ है, तब आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और SCERT की जो किताबें हैं, SCERT की जो किताबें हैं, SCERT की या कहें तो NCERT किताबें, अगर आप हमसे पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए बीपीएससी टीचर के लिए, तो हम अधिकतर SCERT ही बताते हैं। वजह भी है क्योंकि अगर बिहार के संदर्भ में प्रश्न अगर पूछ दे तो NCERT से नहीं बनेगा, SCERT से बनेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप SCERT को एक बार पढ़ लें। अगर NCERT के लिए आपके पास वक्त है और टाइम है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, सोने पे सुहागा वाली बात है। हर लोग एक प्रश्न के लिए समझिए कि एक दूसरे को कहा जाए, मतलब कंपटीशन काफ़ी हार्ड होते जा रहा है, क्योंकि कटक प्रत्येक साल 8 से 10% बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा इसका, है ना। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। निम्न में से कौन सा आंसर इसका हो जाता है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाता है थॉमस बेस्ट हो जाता है। देखिए इस समय एक बात को समझिए, जब हम लोग यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे, क्योंकि आप यूरोपीय आगमन अगर पढ़े होंगे तो चीज़ों को समझिएगा। जब यूरोपीय आगमन होता है जब भारत में, तो सबसे पहला जो कंपनी है पुर्तगाली भारत में आता है। और पुर्तगाली भारत में आने के बाद यहाँ के सागरों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और यहाँ के राजाओं से साठगांठ करने के बाद वो अपना फैक्ट्री भी और अपना प्रभुत्व भी बढ़ा लेता है। लेकिन जब भारत में अंग्रेजी सरकार जब यहाँ पर आती है, जैसे आप देखते होंगे जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जब शामिल हुआ तो प्रभावित बादशाह तो हुए, खान की उपाधि भी दिए, इंग्लिश मैन की उपाधि दिए, फिरंगी खान की उपाधि दिए, लेकिन फैक्ट्री खोलने की इजाज़त नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। कोई भी आदमी अपने, जैसे कभी कभी आप देखिएगा, अगर एक दुकान आप यहाँ पर खोल दीजिए और उसी के बगल में आप दुकान खोलना चाहेंगे तो ये व्यक्ति आपका साथ किसी भी हालत में नहीं देगा, ये आपका विरोध करेगा, क्योंकि आपकी वजह से इसका मार्केट क्या है, ख़राब हो जाएगा। तो ये अपने मार्केट को बनाने के लिए आपको किसी तरह यहाँ से हटाने के लिए जो काम करना होगा करेगा। यही काम किया पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों के विरोध होने के बाद सूरत में अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना जो है, फैक्ट्री जो है स्थापित करने में असफल हुआ शुरुआत में। लेकिन बाद में जब देखिएगा तो यहाँ पे एक कैप्टन है ना, कैप्टन मिडल्टन नाम है, कैप्टन मिडल्टन नाम है, मिडल्टन है ना। कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों का बेजोड़ तरीके से विरोध किया। लेकिन संयोग देखिए, यहीं पर एक मुगल गवर्नर से मुलाकात हो गई
मुग़ल गवर्नर से इनकी मुलाकात हो गई और यही मुग़ल गवर्नर की सहायता से ही जहांगीर ने इनको फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। इसलिए देखिएगा, जब 1616 में सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, तब वहाँ पर 3000 वार्षिक कर के बदले में संपूर्ण भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली और सर्वप्रथम उन्होंने सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री को स्थापित किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में उन्होंने अपनी अंग्रेजी फैक्ट्री को फैलाया। जैसे में अहमदाबाद में उन्होंने फैक्ट्री खोली। उसके बाद बुरहानपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट्री खोली। उसके बाद अजमेर का जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, अजमेर में भी उन्होंने फैक्ट्री खोली और साथ ही साथ जो आगरा है ना, आगरा में भी इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वह कौन सा स्थान है? एक बार हम लोग इस तरीके से, देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारा चीज़ें मिलेगा, है ना, लेकिन ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि हमने इस तरीके से, जैसे मानते हैं कि हम लोग जो प्रश्न देख रहे हैं और प्रश्न का जो विश्लेषण है, जो व्याख्या है, तो व्याख्या भी हमें उस तरीके से मिलना चाहिए कि अगला प्रश्न अगर, क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी हमेशा प्रश्नों से ही प्रश्न बनाया है। कभी कभी आप देखिएगा बीपीएससी में क्यों कहा जाता है कि घटना चक्र पढ़िए, क्यों कहा जाता है कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है आप उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेशन जो प्रश्न है, जो सिविल सर्विस में जो पूछा गया प्रश्न है, सीधे के सीधे प्रश्न आपको उठा करके बीपीएससी में पूछ दिया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, इसके लिए यानी कि पीआरटी के लिए जो 1 to 5 का एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़िए, और जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए पढ़िए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी पढ़िए। अधिकतर जो प्रश्न है वह रिपीट किए गए हैं, यानी कि प्रश्न से प्रश्न बनाता है बीपीएससी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक है बिहार, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है बंगाल, और चौथा है मद्रास हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ए, बिहार, है ना। देखिए, डच कंपनी यहाँ पर जब आई तो 1632 ईस्वी में पटना में, यानी कि पटना जो आप विद्यालय देखते हैं, महाविद्यालय जो देखते हैं, उसी के उत्तरी इमारत में इन्होंने एक फैक्ट्री की स्थापना किया। क्या? फैक्ट्री की स्थापना किया, है ना। और फैक्ट्री की स्थापना डचों के द्वारा किया गया, यह भी सवाल पूछा गया है। डच के द्वारा किया गया, है ना, कभी कभी हो जाता है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डच के द्वारा पटना जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उत्तरी इमारत जो आज भी अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहीं पर उत्तरी इमारत में ही उन्होंने 1632 में एक फैक्ट्री की स्थापना की, और यहीं से ही उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और व्यापार में क्या था? तो व्यापार में देखिएगा सोरा था। ये लोग सोरा का व्यापार करते थे, ये लोग चीनी का व्यापार करते थे, और ये लोग अफीम का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार। और उसके बाद सूती जो वस्त्र है, सूती वस्त्र का ये लोग व्यापार करते थे। भारत प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का एक केंद्र रहा है। मलमल के लिए जाना जाता था भारत,
यूनान की महिलाएं आशिक थी, दीवानी थी, अपना सब कुछ लिटाने को तैयार थी इस मलमल के लिए। सोचिए, प्लिनी बाद में ऐसी जो घटना घट जाती है, प्लिनी रोने लगता है कि भारत में कुछ भी नहीं था और यूनान के लोगों ने सबसे कीमती वस्तु देकर के यहाँ के मलमल और सूती वस्त्रों को खरीदा। तब जाकर के भारत जो है सोने का चिड़िया बना, है ना। तो यहाँ पर ये लोग सूती वस्त्र का, चीनी का, अफीम का और शोरा का व्यापार करते थे। कहाँ से? तो ये बिहार है ना, बिहार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आप ही बताइए। ये प्रश्न ऑलरेडी पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बना के पूछ दिया, तो प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि घटना चक्र बहुत सारे जैसे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट जो है ज़रूर एक बार कर लीजिए। पूर्वावलोकन जो पूछा जाता है उसका ज़रूर करिए, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने किया, इसका आंसर हो जाता है ए, बिहार हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद, है ना, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसे बनाया था? क्या इलाहाबाद की संधि? आपको बात पता होगा कि इलाहाबाद की जो संधि है, यहाँ पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है। बक्सर युद्ध के बाद जब भारत के शासक बादशाह नवाब जब हार जाते हैं, तो एक तरफ क्लाइव और दूसरे तरफ में जो भारत के जो बादशाह हैं उनके बीच में पहला इलाहाबाद की संधि होता है। और पहला इलाहाबाद का जो संधि है, प्रथम जो इलाहाबाद का संधि है वह 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1765 को होता है इलाहाबाद की संधि। 12 अगस्त, है ना, 12 अगस्त 1765 को प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है। और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन दिया जाता है। 26 लाख रुपए जो है वह अब पेंशन दिया जाने लगा, है ना। 26 लाख रुपए अब पेंशन दिया जाने लगा। और साथ ही साथ अगर देखिए तो कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र जो है इनको सौंप दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है इनको सौंप दिया गया। और इसके बदले में जो बादशाह ने अंग्रेज़ों को दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ये दीवानी प्रदान कर दी। मतलब राजस्व आप वसूल सकते हैं। और इतनी औकात भी नहीं थी अभी अंग्रेज़ी सरकार को कि डायरेक्ट ये बंगाल, बिहार में आकर के कहे कि तुम हमको टैक्स दो। और यही वजह था कि इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उप दीवान नियुक्त किया, है ना, उप दीवान नियुक्त किया। तो यहाँ पर देखिए उप दीवान जो है ना, उप दीवान जो नियुक्त किया गया वह 2 जगह था। एक हो जाएगा बंगाल में, तो बंगाल में जो उप दीवान नियुक्त किए गए उनका नाम था मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां नाम है, रजा खां बंगाल में। और जो बिहार में उप दीवान नियुक्त किया गया उनका नाम है सिताब राय नाम है ना। अब ज़रा सोच के देखिए, कहता है कि इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद यानी कि बंगाल का उप दीवान किसको नियुक्त किया? तो मोहम्मद रजा खां को, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, है ना, मोहम्मद रजा खां को, ठीक है। और ये सिताब राय कहाँ के नियुक्त किए गए? तो ये बिहार के उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग बनाएंगे, वही प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है, है ना। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? क्योंकि बक्सर युद्ध की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की संधि दो लोगों के साथ होता है। पहला संधि शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल बादशाह हैं, और शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के साथ होता है, लॉर्ड क्लाइव के साथ होता है। कब? 12 अगस्त 1765 को। और 1765 को जब इलाहाबाद की संधि होती है, इसी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया जाता है। किसके द्वारा? बादशाह के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है ना। सवाल में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो यही चीज़ें हैं, अगर रिपीट, क्योंकि हमको प्रश्न समझना है। अच्छा, एक चीज़ और भी समझिए, अगर हम लोग SCERT, है ना, SCERT अगर अच्छे तरीके से पढ़ ले, या कहें तो NCERT अगर अच्छे तरीके से पढ़ ले, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपसे एक प्रश्न भी गड़बड़ होगा और छूटेगा। देखिए, अगर आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अभी भी हम आपको बता रहे हैं, PRT जो 1 to 5 का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो यहाँ GS से 120 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें अगर 90 पार नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 8 से 10% तो कटअप हमेशा बढ़ते जा रहा है। और कटअप को ध्यान में रख के आपकी भी तो तैयारी होनी चाहिए। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमको 120 में कहाँ से क्या क्या पढ़ना है ना। उसी तरीके से जब आप कॉमन पेपर 40 प्रश्नों की बात करते हैं, GS में 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है GS में, इसमें अगर आपका 30 प्लस नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करते हैं तो कम से कम 65 और 70 नहीं आता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पढ़ कर के इतना नंबर लाने वाले तो लाते हैं, बस थोड़ा सा तकनीक जानना होता है, टेक्निक जानना होता है ना। अगर आप टेक्निक जान गए तो आपका मार्क्स दोनों जगह से आ जाएगा, तो फिर आपका रिजल्ट 100% है। बहुत ज़्यादा पढ़ने से रिजल्ट तो नहीं होता, लेकिन आप सही तरीके से पढ़िएगा, संतुलन बना के पढ़िएगा, तो जा कर के आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765 हो जाएगा, है ना। 12 अगस्त 1765 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, और देखिए 2018 में, है ना, 2018 में ये सवाल पूछा गया था। 64वां BPSC में यह सवाल पूछा गया है। प्री का एग्ज़ाम हुआ 2018 में, उसी समय यह सवाल जो है पूछा गया है। सवाल यहाँ पर कहता है कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी क्या? चांदनी चौक से पालन, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार और पेशावर से वाराणसी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सेध। ऐसे देखिए तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन आयोग ने कहीं कहीं पे गलती दे दिया, है ना। ये चांदनी चौक से पालम, ये बात सही है कि चांदनी चौक जो दिल्ली का जो क्षेत्र है और पालम एक गांव है, वहाँ तक जो शासन है वो हुआ था मुग़ल बादशाहों के समय में, लेकिन ये बहादुर शाह जफ़र के बारे में सही नहीं बैठता, है ना। तो ये हो जाते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय हो जाते हैं, शाह आलम द्वितीय हैं। इन्हीं के बारे में कहा जाता है अज दिल्ली ता पालम, मतलब चांदनी चौक से, यानी कि दिल्ली से पालम तक, यानी कि शाह आलम द्वितीय का जो शासन था वह मात्र दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के पालम तक ही था। और ये शाह आलम द्वितीय के बारे में है, नहीं कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में, है ना, नहीं कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में ये कहा गया है। ठीक है, आजकल प्रश्न भी ऐसे बनने लगे हैं, है ना। लोग तो अनेक प्रकार से बोलने लगे हैं। जैसे अभी हमको एक बात याद आ रहा है, हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री
एक बयान दिए और उस बयान पे समझिए कि पूरा और कोई भी भड़क सकता है, इतना बेकार का बयान ही था, है ना। अंबेडकर 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 एक पैसन बन गया है। अंबेडकर का ये नाम इतना लोग लेते हैं कि अगर इतना नाम अगर भगवान का लिया जाए तो मतलब 7 जन्म तक स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। बताइए, सबसे पहले अगर महिलाओं को ये बात पता चला तो सबसे पहला वो गाली देंगी, क्योंकि भारत की महिलाएं और भारत की महिलाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ही भगवान है, सारी महिलाओं के लिए। यहाँ के शोषित, पीड़ित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सारे लोगों के लिए भगवान है। क्यों भगवान है? अब ज़रा सोच के देखिए, 3000 वर्षों से जिस गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने में भगवान भी नाकाम हुए, उस बेड़ियों को, उस व्यवस्था को पलट करके सीधा करने वाला आदमी डॉक्टर अंबेडकर ही है। सीधा कर दिया, एकदम ठीक कर दिया, बराबर कर दिया। महिलाएं जो उस वक्त जिस अधिकार से हमेशा महरूम थी, वंचित थी, उनको सिर्फ, है ना, बच्चा पैदा करने की मशीन और सेक्स की वस्तु ही समझा जाता था। पुरुषों के दिमाग में इससे कहीं ज़्यादा चलता ही नहीं था। बराबरी की बात तो अलग है। आज जो महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी है, आज यहाँ पर नौकरी करती हैं, वो सारा का सारा अधिकार कोई देवी देवताओं के माध्यम से थोड़े मिला है कि स्वर्ग नर्क के बारे में सोचेंगी। तब तो उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान है। क्या भारत की जो महिलाएं इतना विरोध कर रही हैं, भारत के जो समाज के जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भगवान का अपमान हुआ है ना। आज तो लोग अगर देखिए तो जिस राम को लाए वो तो गालियों दे देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अगर कुछ कह दे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। और वाकई में हमारे भारत में उनका जन्म हुआ, ये हमारे भारत के लिए सौभाग्य की बात होनी चाहिए, ये गर्व की बात है हमारे भारत के लिए। और भारत में महिलाएं आज नौकरी करती हैं, आज ज़मीन से आसमान की जो सफ़र करती हैं, यह किसी देवी देवताओं का कर्मों का नतीजा नहीं है, यह डॉक्टर BR अम्बेडकर का ही देन है कि महिलाएं आज यहाँ तक पुरुषों से कंधे में कंधा मिला करके आगे बढ़ती है। ओबीसी समाज के लोग जो इतना आगे बढ़ गए, SC ST समाज के लोग जो हैं इतना आगे बढ़ गए, जो वंचित, जो हाशिए पे हैं, जो सबसे अंतिम पैदान पे हैं, वो लोग इतना आगे बढ़ गए। वो लोग किसको अपना देवता मानेगा, किसको अपना भगवान मानेगा? उनके लिए स्वर्ग, उनके लिए नरक, उनके लिए जो भी हो सब डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये होता है। खैर चलिए वो सब छोड़िए, हम लोग अपने मुद्दा पे आते हैं, है ना। तो यहाँ पे रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था, या जमा शाह से प्राप्त किया था, या दोस्त मोहम्मद से प्राप्त किया था, या शेर अली से प्राप्त किया था? किससे प्राप्त किया था, है ना। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा शाह शुजा। भारत में एक आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था, है ना, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली नाम है ना, अब्दाली नाम है। और इसी अहमद शाह अब्दाली का बेटा जिसको हम लोग पौत्र कहते हैं, बेटा का बेटा यही शाह शुजा है। जब अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई तो शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। यहीं काबुल की गद्दी पर बैठा। कब? तो 1800 में यह काबुल की गद्दी पर बैठता है। 1808 में कहे, हाँ 1800 में यह गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था शाह महमूद। शाह महमूद नाम था, महमूद। और शाह महमूद ने जितने भी बड़े बड़े जो सरदार थे, उन सरदारों को अपने पक्ष में मिला करके शाह शुजा को गद्दी से ही उतार दिया। कब? 1809 में विस्थापित कर दिया इसको गद्दी से, शाह शुजा को। और विस्थापित करने के बाद शाह शुजा अपने पत्नी और कुछ चाहने वालों के साथ ये लोग मिलते हैं। किससे? रंजीत सिंह से।
ये मिलते हैं रंजीत सिंह से और रंजीत सिंह से कहते हैं कि आप मेरा साथ दीजिए। क्यों कहते हैं? अगर कोई आदमी आपके पास अगर जाए एक उम्मीद लेकर के कि आप मेरा हेल्प कर दीजिए, इसलिए जाता है ताकि आप पर वो भरोसा करता है, और भरोसा करने लायक अगर आप होंगे तभी तो कोई भरोसा करेगा। जैसे अगर घर में कोई महिलाएं टीचर बन जाए तो टीचर बनने के पहले उसका कोई वैल्यू नहीं, जैसे ही वो टीचर बन जाती है तो हर एक बात को सब लोग स्वीकार करता है, कुछ भी करने को। सोचिए, एक पदवी मिला और आपकी वैल्यू आपके घर में ही है ना, कितना बेहतर हो गया। तो ज़रा सोच के देखिए, रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के ये प्रधान थे, और रंजीत सिंह को के बारे में कहा जाता है कि यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वाला सेना रंजीत सिंह के पास ही था। और यही वजह तो था, शाह शुजा जब रंजीत सिंह के पास आया तो रंजीत सिंह से कहा कि भाई आप मुझे अपने सैन्य शक्तियों के बल पर के है ना, सैन्य शक्तियों के बल से आप मेरा गद्दी को प्रदान करवा दीजिए, आप दिलवा दीजिए इसको। अगर आप दिलवा दीजिएगा, काबुल की गद्दी अगर हमको मिल जाएगी तो हम आपको है ना क्या देंगे, कोहिनूर हीरा देंगे, कोहिनूर हीरा। और यही कोहिनूर हीरा जो है एक आक्रमणकारी जो नादिर शाह था, ईरान का एक नादिर शाह था, यही नादिर शाह मुग़ल बादशाह जिसको हम लोग रंगीला बादशाह कहते हैं, मोहम्मद शाह से लूट करके ले गया। कोहिनूर हीरा के साथ साथ बहुत ऐसे संसाधन थे, बहुत ऐसे कीमती जेवरात थे जो इसको लेके चला गया। हालांकि अगर इस कोहिनूर हीरा की हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो मालिकाना हक था वह काकतीय वंश का था, काकतीय वंश का। क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि कोहिनूर हीरा जो है यह गोलकुंडा के खदान से मिलता है, यह जो है गोलकुंडा के खदान से मिलता है, और यहीं गोलकुंडा के खदान से मिलने के बाद दक्षिण भारत से ही अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि उसका एक सेनापति था जो ट्रांसजेंडर था, 1000 दिनारा के नाम से जाना जाता है, और गिफ्ट के तौर पर कि अलाउद्दीन खिलजी को ये कोहिनूर हीरा उसको दिया। फिर ये मुग़ल बादशाहों तक रहा, और मुग़ल बादशाह में मोहम्मद शाह जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, उसके हाथों से नादिर शाह छीन करके ईरान ले गया, और ये मिला किसके पास, शाह शुजा के पास। फिर शाह शुजा इसी हीरा को लेकर के भारत में रंजीत सिंह को दे देता है, और यही रंजीत सिंह के हाथों से वो ब्रिटेन चला जाता है। आज ब्रिटेन के रानी के पास ये कोहिनूर हीरा है ना। आज ये ब्रिटेन की रानी के पास क्या है, कोहिनूर हीरा हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 18 नंबर। चलिए 18 नंबर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने है ना, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्या श्रीरंगपट्टनम में बनाया, या मैसूर में बनाया, या बेंगलोर में बनाया, या कोयम्बटूर में बनाया? कहाँ पर बनाया है ना, कहाँ पर बनाया? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाता है श्रीरंगपट्टनम ने इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, श्रीरंगपट्टनम में तो राजधानी बनाते ही बनाते हैं, यही श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है यहीं पर श्रीरंगपट्टनम में ही, और यहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया जाता है, यहीं पर स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया जाता है ना। यहीं पर क्या है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये बात पता होगा, बड़ी हैरान करने वाली बात है, टीपू सुल्तान ने अन्य लोगों के साथ, अन्य विदेशियों के साथ मित्रवत संबंध रखने लगे, ताकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें यहाँ से खोद दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपना राजदूत भेजा, और राजदूत भेजा कहाँ पे? अरब में भी राजदूत भेजा। इन्होंने कुस्तुनतुनिया से भी मैत्री संबंध रखा, और यहाँ पे काबुल से भी इन्होंने
मैत्री संबंध रखा और मॉरिशस से भी, है ना, मॉरिशस से भी इन्होंने अपना दूत भेज करके मैत्री संबंध स्थापित किया यहाँ पर इन्होंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? प्रश्न रिपीट है, बहुत सारा प्रश्न रिपीट है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? क्या हैदर अली थे? क्या हैदर अली थे, या डुप्ले थे, या टीपू सुल्तान थे, है ना, या टीपू सुल्तान थे, या नंदराज थे? किनके साथ हुआ? चलिए आंसर की हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान हो जाते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि दो लोगों के मध्य में होता है ना, दो लोगों के मध्य में होता है। एक हो जाते हैं टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान है, और दूसरा कौन है? उस समय वायसराय है कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉर्नवालिस। इन दोनों के मध्य में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और एक चीज़ और भी आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध हुआ। आंगल मैसूर युद्ध हुआ कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए 1790 से लेकर के 92 तक हुआ, और 1792 में ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई दो लोगों के मध्य में। एक टीपू सुल्तान हो जाते हैं, है ना, और दूसरे कॉर्नवालिस हो जाते हैं। यहाँ पे जो संधि हुई उसकी शर्तें भी देख लीजिए कितना भयानक है। इस शर्त में कहा गया कि आधा भाग जो है, आधा भाग यानी कि देश का 1/2 भाग जो है टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देना होगा यहाँ पर। और युद्ध हार जाने के तौर पर, युद्ध हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए की मांग रखी गई। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? टीपू सुल्तान ने इस देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया। अंग्रेजों ने 3 करोड़ रुपए के बदले इनके 2 पुत्रों को बंधक रख लिया, पुत्रों को बंधक बना लिया, बंधक बना लिया, बंधक के रूप में रख लिया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए 64 बीपीएससी में 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। 64 बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है? तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, क्या लॉर्ड क्लाइव थे, है ना। ऑप्शन में क्या है? क्या लॉर्ड क्लाइव थे, या कैप्टन एस्लीमैन थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या अलेक्जेंडर वंश थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इतना दिया गया है, तो आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं, ये कैप्टन एस्लीमैन हो जाएंगे। और क्या कहता है यहाँ पर? कहता है ठगों का उन्मूलन, है ना। तो आपको पता होगा ये जो ठग हैं, ये ठग हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ये जो ठग हैं, है ना, हिंदू और मुसलमान जो है, मुसलमान ये दोनों थे, मुसलमान दोनों थे। और ये भी देखिए, ये लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। ये पूजा करते हैं काली जी का, ये पूजा करते हैं किसका? दुर्गा जी का। ये पूजा करते हैं किसका? तो भवानी का, है ना। इनका पूजा करते हैं। और इन लोगों का मानना है कि इन देवियों को खुश करने के लिए जो हम ठगी कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर हम शिकार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसका गला काट करके इनके चरणों में लोग डालते थे। इनका मानना था, इन लोगों का मानना था, इन ठगों का मानना था कि यह विधि का विधान है, यह विधि का क्या है? विधान है। यानी कि मेरे हाथों से इनका मरना क्या है? लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा उपद्रव हो गया था जिसकी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एस्लीमैन को आदेश दिया, कैप्टन एस्लीमैन को आदेश दिया कि
पूर्ण रूप से इन ठगों का उन्मूलन होना चाहिए, इनका उन्मूलन होना चाहिए। तब कैप्टन एस्लीमैन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 ठगों को क्या कर दिया, 1500 ठगों को बंदी बना लिया और कई ठगों को फांसी भी दे दी गई और कितने ठगों को निर्वासित कर दिया गया और अंततः 1837 में पूर्ण रूप से इसका अंत कर दिया गया। ठगों का ऐसा मान्यता था, क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा भी ऐसे ही कर रहे हैं, इनका एक धारणा है। एक चीज़ और देखिए, नहीं पढ़े लिखे होने से बहुत सारा चीज़ें प्रॉब्लम होती है। एक बात है, एक बकरी का बच्चा था और कहीं होता है ना कि आप गांव वगैरह में देखते होंगे, तो एक बकरी का बच्चा अपने माँ के साथ घास वगैरह खा रहा था, चल रहा था। पता नहीं उस बकरी के बच्चे के मन में क्या आया, अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ, हम लोग जब जवान हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो लोग हमें काट कर खा जाते हैं, इतना ही नहीं हमारे खून से देवी देवताएं भी संतुष्ट होती है, ऐसा क्यों होता है? सुंदर सवाल का जवाब सुनिएगा। वो बच्चा अपने माँ से यही पूछता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम सयान हो जाते हैं, तो लोग हमें काट के खा जाते हैं, इतना ही नहीं हमारे खून से देवी देवताएं भी, देवी दुर्गाएं भी संतुष्ट होती है, ऐसा क्यों होता है? तो बकरी के बच्चे की माँ ने यही जवाब दिया कि बेटा, जब तुम्हारा बाप ही भूखा होगा तो क्या तुम्हारे समाज में कैसा बर्ताव किया जाएगा, समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आप लोग टीचर बनने वाले हैं, आपके हाथों से फ्यूचर बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, तो बड़ा सुंदर भविष्य बनना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।